हेलो दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के पेपर सेकेंड प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास विषय के सभी अति लघुत्तरीय प्रश्नों को एक ही क्लास में कंप्लीट करेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने राजन सीरीज के बहुविकल्पी प्रश्नों को एक ही क्लास में कंप्लीट कर लिया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। राजन सीरीज के अति लघुत्तरीय प्रश्न का पहला प्रश्न है, शिक्षा के सार्वभौमिकरण से क्या आशय है। ये प्रश्न बहुविकल्पी में भी पूछा हुआ था। तो इसका उत्तर दिया है, शिक्षा के सार्वभौमिकरण का आशय 6 से 14 आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क और आवश्यक शिक्षा प्रदान करना। उसी को शिक्षा का सार्वभौमिकरण कहते हैं और इसमें बिना जाति धर्म लिंग के का भेदभाव किए हुए सभी बच्चों को सबका जो शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराने को ही शिक्षा का सार्वभौमिकरण कहते हैं। प्रश्न का दूसरा है, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना क्या है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के अंतर्गत बाल श्रम पीड़ितों की पहचान और उन्हें जोखिम भरे रोजगार से हटा दिया जाता है और उनको पुनर्वासित किया जाता है। यानी जो 14 वर्ष से कम के बच्चे होते हैं, जो जोखिम कामों में यानी फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, उनको उन कामों से निकाल कर पुनः फिर पढ़ाई से उनकी शिक्षा से जोड़ने की प्रक्रिया को राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना यही काम करता है, यानी उसी को राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना कहते हैं। इसके बाद है प्रश्न का तीसरा, जनशाला कार्यक्रम क्या है। उत्तर, जनशाला कार्यक्रम भारत सरकार का संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन के संयुक्त प्रयास से शुरू किया गया समुदाय आधारित प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम है। प्रश्न के 4 है, न्यूनतम अधिगम स्तर से क्या तात्पर्य है। तो इसका उत्तर लिखेंगे, न्यूनतम अधिगम स्तर मूलतः एक ऐसा उपागम है जो मानता है कि सभी छात्र किसी भी कार्य को न्यूनतम स्तर तक सीख सकें। जैसे एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं, कोई भी और जो कोई एग्जाम हो रहा है क्लास 3 में, वो 100 नंबर का है, उसका पासिंग मार्क रखा गया है 33% यानी 33 नंबर। तो यानी बच्चे को कम से कम 33 नंबर लाना है पास होने के लिए, तभी उसको अगले क्लास में प्रमोट किया जाएगा। तो इसी को न्यूनतम अधिगम स्तर कहते हैं कि कम से कम उतना जाने जितना उस क्लास के लिए जरूरी है। इसके बाद है अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5, प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में अपव्यय व अवरोधन का अर्थ स्पष्ट कीजिए। उत्तर, प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में अपव्यय से अभिप्राय है प्राथमिक शिक्षा पूर्ण होने से पहले बालक को विद्यालय से हटाना, तथा अवरोधन का अभिप्राय है किसी बालक को निम्न कक्षा में 1 वर्ष से अधिक अवधि के लिए रोक लेना। यानी अपव्यय का अर्थ है कि किसी भी कारणवश प्राथमिक शिक्षा पूर्ण किए बिना विद्यालय छोड़कर चला जाना, और अवरोधन उसे कहते हैं बच्चा जब अपने ही क्लास में बार बार फेल होता है, कई साल पढ़ता है, उसको अवरोधन कहते हैं। प्रश्न के 6 है, प्राच्य पाश्चात्य विवाद क्या है। उत्तर, प्राच्य शिक्षा समर्थक परंपरागत भारतीय भाषाओं एवं साहित्य को प्रोत्साहन देना चाहते थे। परंपरागत का क्या अर्थ है, परंपरागत जो पुराने समय से चली आ रही है, संस्कृत में शिक्षा दिया जाए, हिंदी में शिक्षा दिया जाए थे, जबकि आंग्ल शिक्षा समर्थक आधुनिक पाश्चात्य अध्ययनों को प्रोत्साहन दिया जाए। यानी उनका कहना था कि जो आधुनिक भाषाएं हैं जैसे इंग्लिश में, अंग्रेजी में शिक्षा दिया जाए। तो यही प्राच्य पाश्चात्य विवाद था। अगला प्रश्न है प्रश्न के 7, बीईपी क्या है। उत्तर, बीईपी व्यवहार शिक्षा कार्यक्रम है जो छात्रों के समस्याग्रस्त व्यवहार को सुधारने हेतु तैयार किया गया है। बीईपी का फुल फॉर्म होता है बेसिक एजुकेशन प्रोग्राम। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8, वुड के घोषणा पत्र का शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा। उत्तर, वुड के घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसके द्वारा उच्च शिक्षा को अंग्रेजी में दिए जाने पर बल दिया गया, साथ ही देसी भाषा के विकास को भी महत्व प्रदान किया गया। प्रश्न संख्या 9 है, ब्रिज कोर्स का क्या आशय है। उत्तर, ब्रिज कोर्स का आशय है एक ऐसा कार्यक्रम जो छात्रों को एक कक्षा से दूसरी कक्षा में पहुंचने में मदद करने वाला कार्यक्रम है। इसका अर्थ है कि कुछ बच्चे जो होते हैं जो बहुत तेज तरार होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई क्लास 3 का बच्चा है, वो बहुत तेज तरार है, क्लास 4 की चीज़ें भी वो जानता है, मैथ्स वगैरह उसको आता है, साइंस वगैरह, तो उसको 4th ना पढ़ा के 5th में भेज दिया जाता है। उसके गार्जियन से या टीचर्स के सहयोग से, सुझाव से वो 5th में चला जाता है। लेकिन जो क्लास 4th की कुछ चीज़ें जो भाषा से संबंधित, मैथ से संबंधित कुछ चीज़ें होती हैं जिसको कुछ समय में सिखाया जाता है, वो सिखाना जरूरी ही होता है, तभी वो 5th में जा सकता है। तो वो उसी को ब्रिज कोर्स कहते हैं। ऐसे टीचर्स के लिए भी होता है ब्रिज कोर्स। जैसे जो 69,000 शिक्षक भर्ती हुई थी, तो उसमें जो टीचर्स जो बीएड वाले पढ़ा रहे हैं प्राइमरी में, तो बीएड कोर्स डिजाइन किया गया है माध्यमिक में पढ़ाने के लिए 9 से 12
के क्लास में पढ़ाने के लिए। तो उनको प्राइमरी में जब पढ़ा रहे हैं तो उनको एक ब्रिज कोर्स कराने की बात कही गई थी, जिससे कि वो प्राइमरी में पढ़ाने के कंपेटेबल हो जाएंगे। तो वही है, उसी को ब्रिज कोर्स कहते हैं। बीच का जो कुछ समय कुछ कम समय में उनको कुछ सिखाया जाता है, जो जरूरी चीज़ें होती हैं, उसी को ब्रिज कोर्स कहते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में प्रारंभिक शिक्षा से क्या आशय है? उत्तर, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में प्रारंभिक शिक्षा से आशय है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को मुफ्त तथा अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा प्रदान की जाए। यानी ये अनुच्छेद 21A में कहा गया है कि जो 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चे होंगे उनको अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा देने की बात कही गई है। इसको मौलिक अधिकार बना दिया गया 2009 में। इसको आप याद रखेंगे। इसके बाद है प्रश्न संख्या 11, शिक्षा में छनाई या निस्यंदन सिद्धांत से क्या आशय है? इसको निस्पंदन सिद्धांत भी कहते हैं। तो इसका उत्तर दिया है, कुछ लोगों को शिक्षा देना ताकि वे अन्य साधारण को शिक्षित कर सके। यानी समाज के उच्च वर्ग को शिक्षा देने की बात कही गई, जिससे कि वो क्षण तक या उनसे उससे छोटे वाले, उनसे पिछड़े वर्ग वाले, फिर उनसे अनुसूचित जात वाले, फिर उनसे अनुसूचित जनजात वाले, यानी नीचे की तरफ शिक्षा छन कर नीचे तक आ जाएगी, इसमें यह कहा गया है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 12, कोठारी आयोग की नियुक्ति का मुख्य उद्देश्य क्या था? ये प्रश्न देखिए 2022 और 2023 में लगातार पूछा हुआ है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, शिक्षा के राष्ट्रीय स्वरूप व शिक्षा के समस्त स्तरों के संबंध में सिद्धांत व नीतियां बनाना। प्रश्न संख्या 13 है, डीपीईपी परियोजना से के कार्य लिखिए। उत्तर, प्राथमिक शिक्षा का विस्तार, विद्यालय में बच्चों का ठहराव। इसमें आप लिखेंगे डीपीईपी परियोजना के कार्य निम्नलिखित है, जिसमें पहला लिख के पहला ये लिख देंगे और दूसरा ये लिख देंगे, आपको 1 नंबर मिल जाएगा। डीपीईपी का फुल फॉर्म क्या होता है? फुल फॉर्म भी पूछता है, जितना भी फुल फॉर्म आएगा इसमें आप उसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि 1-2 फुल फॉर्म भी पूछ देता है। डीपीईपी का फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14, पी मोस्ट कार्यक्रम का पूरा नाम लिखिए। देखिए यहाँ पूछा हुआ है, 2023 में ही पूछा हुआ है फुल फॉर्म पी मोस्ट का। तो हिंदी में इसका फुल फॉर्म होता है सेवारत अध्यापकों का विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम, और इंग्लिश में होता है प्रोग्राम ऑफ मास ओरिएंटेशन फॉर स्कूल टीचर्स। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15, विद्यालयोन्मुखी कार्यक्रम का क्या तात्पर्य है? उत्तर, विद्यालयोन्मुखी कार्यक्रम का अर्थ है विद्यालय की ओर उन्मुख करने वाला कार्यक्रम, अर्थात वह कार्यक्रम जिसके द्वारा बच्चे विद्यालय के प्रति आकर्षित हों। प्रश्न संख्या 16 है, ग्राम शिक्षा समिति का सचिव कौन होता है? तो प्रधानाध्यापक होता है। ये प्रश्न बहुविकल्पी में भी आया हुआ था। इसके बाद है प्रश्न संख्या 17, बीआरसी का पूरा नाम क्या होता है? तो ब्लॉक संसाधन केंद्र हिंदी में होता है, और इंग्लिश में होता है ब्लॉक रिसोर्स सेंटर। प्रश्न संख्या 18 है, डाइट का पूरा नाम क्या है? तो डाइट का पूरा नाम होता है जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। ये सब हम लोग बहुविकल्पी में पढ़ चुके हैं। प्रश्न संख्या 19 है, एनपीआरसी का पूरा नाम क्या है? उत्तर, न्याय पंचायत संसाधन केंद्र। प्रश्न संख्या 20 है, संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 को किस अन्य नाम से जानते हैं? तो प्रोग्राम ऑफ एक्शन के नाम से जानते हैं 1992 को, संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 को। प्रश्न संख्या 21 है, यशपाल समिति का गठन कब हुआ था? तो 1992 में। प्रश्न संख्या 22 है, शिक्षा बिना बोझ के यह रिपोर्ट यशपाल समिति द्वारा कब प्रस्तुत की गई? तो 1993 में। प्रश्न संख्या 23 है, न्यूपा का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका उत्तर लिखेंगे अवकाश प्राप्त आईएएस होता है न्यूपा का अध्यक्ष। और न्यूपा का फुल फॉर्म क्या होता है? न्यूपा लिखा कैसे जाता है? NUEPA, इसी को न्यूपा कहते हैं। और न्यूपा की स्थापना हुई थी 1962 में, और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। न्यूपा का फुल फॉर्म होता है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। इतना आप याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 24 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 क के बारे में आप क्या जानते हैं? उत्तर, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 क का संबंध मौलिक कर्तव्यों से है। इसमें 11 मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है, यानी आप इतना आंसर लिखेंगे मौलिक कर्तव्य का वर्णन है अनुच्छेद 51 क में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25, हंटर आयोग के 2 कार्य लिखिए। उत्तर, हंटर आयोग ने प्राथमिक शिक्षा की स्थिति का अध्ययन करके उसमें विकास और सुधार के सुझाव दिए। इन्होंने भारतीय शिक्षा व्यवस्था को ईसाई मिशनरियों को नहीं सौंपा। ये 2 कार्य हो जाएंगे। यहाँ तक पहला कार्य है सुझाव दिए, और फिर यहाँ से दूसरा कार्य है। आप 1-2 लिख के ऐसे लिख देंगे। पहले लिखेंगे हंटर आयोग के 2 कार्य निम्न हैं, फिर
पहले नंबर पे इसको, दूसरे नंबर पे इसको। प्रश्न संख्या 26 है, राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा के कौन कौन से अभिकरण हैं? तो राष्ट्रीय स्तर पर एनसीईआरटी है, यूजीसी है, एआईसीटीई और एनसीटी आदि हैं। प्रश्न संख्या 27 है, शैक्षिक उन्नयन में ब्लॉक संसाधन केंद्रों की क्या भूमिका है? उत्तर, विकास खंड स्तर पर ब्लॉक संसाधन केंद्र बेसिक शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण तथा कार्यशाला का आयोजन करके शैक्षिक सहायता उपलब्ध कराता है। इसकी स्थापना का उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार और जिला स्तर पर शैक्षिक गतिविधियों को तेज करना है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 28, लॉर्ड कर्जन ने प्राथमिक स्तरीय शिक्षा में क्या क्या सुधार किए? उत्तर, प्राथमिक शिक्षा संबंधी निम्नलिखित सुझाव दिए हैं लॉर्ड कर्जन ने। इसमें पहला हो जाएगा, प्राथमिक शिक्षकों को 2 वर्ष का शिक्षण प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की जाए, साथ ही इनके वेतन और सेवा शर्तों में भी सुधार किया जाए। दूसरा है, प्राथमिक शिक्षा का प्रसार करना सरकार का मुख्य उत्तरदायित्व है, अतः इस ओर सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए। तीसरा है, क्षेत्रीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर प्राथमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम तैयार कराया जाए एवं इसमें उपयोगी विषयों को सम्मिलित किया जाए। चौथा है, प्राथमिक शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषाओं को बनाया जाए एवं इसमें अंग्रेजी को स्थान न दिया जाए। पांचवा है, प्राथमिक स्तर की शिक्षण विधियों का विकास किया जाए तथा किंडरगार्टन प्रणाली का प्रयोग किया जाए। तो इतना है, ये लघुत्तरी में भी आएगा तो आप इतना लिख सकते हैं। बाकी अति लघुत्तरी में पूछता है तो आप 2 लिख दीजिएगा कम से कम। इसके बाद है प्रश्न संख्या 29, प्रोग्राम ऑफ एक्शन में कौन कौन से लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं? उत्तर, इसमें नारी समानता के लिए शिक्षा, अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा पिछड़े वर्गों की शिक्षा, अल्पसंख्यकों की शिक्षा, विकलांगों की शिक्षा, प्रौढ़ एवं सतत शिक्षा और पूर्व बाल्यकाल परिचर्चा एवं शिक्षा संबंधी योजनाओं को प्रस्तुत किया गया है प्रोग्राम ऑफ एक्शन में। इसके बाद है प्रश्न संख्या 30, शिक्षा को संविधान में समवर्ती सूची में रखने के क्या उद्देश्य हैं? कि दोनों नियम बना सके, केंद्र सरकार और राज्य सरकार भी, और दोनों उसकी सहायता भी कर सकता है। इसका उत्तर है, देखिए, शिक्षा के व्यापक एवं जटिल स्वरूप के कारण 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची में डाला गया। इसका उद्देश्य केंद्र तथा राज्यों के सम्मिलित एवं समन्वित प्रयासों द्वारा शिक्षा के स्तर का उन्नयन करना है। यानी जब समवर्ती सूची में रहेगा तो दोनों प्रयास करेंगे उसके उन्नयन के लिए, उसके बढ़ोतरी के लिए या फिर उसमें सुधार के लिए। प्रश्न संख्या 31 है, स्कूल चलो अभियान कब प्रारंभ हुआ? तो जुलाई 1996 में कक्षा 1 से 8 तक 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे होते हैं कि सभी बच्चों को विद्यालय के प्रति आकर्षित करने के लिए स्कूल चलो अभियान चलाया गया। यानी इसमें पूछा था कि कब प्रारंभ हुआ ना, तो जुलाई 1996 में। प्रश्न संख्या 32 है, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना क्या है? उत्तर, इस परियोजना का उद्देश्य घातक उद्योगों से वर्ष 2010 तक बाल श्रम को समाप्त करना था। बाल श्रम का पूर्ण उन्मूलन इस परियोजना का एक क्रमिक लक्ष्य है। ये प्रश्न रिपीट हुआ है, इसके पहले भी हम लोगों ने अभी पढ़ा है इसको। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 33, सीटीई किस स्तर के शिक्षकों को तैयार करता है? तो माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर के शिक्षकों को। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 34, बिना बोझ के शिक्षा में कितने प्रकार के बोझ बच्चों में होने की बात कही गई है? बहुविकल्पी में भी पूछा हुआ था। 2 प्रकार के बोझ, भौतिक बोझ एवं मानसिक बोझ। यानी मानसिक बोझ यानी उनका पाठ्यक्रम को लचीला बनाया जाए, और भौतिक बोझ करते हैं उनका बस्ते को भी कम किया जाए। उसमें बच्चे आजकल जो प्राइमरी के बच्चे होते हैं 1 से 5 तक, उनमें बहुत बैग उनका बहुत बड़ा होता है, बहुत भारी होता है, तो उसको भी कम करने की बात कही गई है। और मानसिक बोझ यानी उनके पाठ्यक्रम को भी लचीला बनाया जाए। इसके बाद है प्रश्न संख्या 35, न्यूपा का मुख्यालय कहाँ है? तो दिल्ली में। ऊपर हमने बताया था न्यूपा का जो स्थापना 1962 में हुई थी, और इसका फुल फॉर्म मैंने बताया था नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, और मुख्यालय दिल्ली में है। प्रश्न संख्या 36 है, आरटीई का पूरा नाम बताइए। तो आरटीई जो होता है ना, आरटीई लिखते हैं 2009, तो इसी को कहते हैं राइट टू एजुकेशन। इसका फुल फॉर्म होता है राइट टू एजुकेशन। प्रश्न संख्या 37 है, वर्तमान में शिक्षा को किस सूची में रखा गया है? तो समवर्ती सूची में रखा गया है। समवर्ती सूची में जो भी विषय रखते हैं उसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों नियम बना सकती हैं, और राज्य सूची में केवल राज्य का अधिकार होता है उस पर, और केंद्र सूची में केवल केंद्र सरकार उस पर नियम कानून बना सकती है। केंद्र सूची में रेलवे आ जाएगा, रेलवे और बैंकिंग आ जाता है, राज्य में पुलिस प्रशासन, और समवर्ती में शिक्षा। प्रश्न संख्या 38 है, भारतीय शिक्षा आयोग का गठन कब हुआ था? तो भारतीय शिक्षा आयोग का गठन 1882 में हुआ था। प्रश्न संख्या 39 है, कोठारी आयोग का गठन कब हुआ था? तो 14 जुलाई
1964 में। इसके बाद है प्रश्न संख्या 40, कोठारी आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रोफेसर DS कोठारी थे। प्रश्न संख्या 41 है, समवर्ती सूची में दिए गए विषयों पर नीति है यहाँ पे एवं कानून बनाने का अधिकार किस सरकार को है? तो केंद्र एवं राज्य दोनों को है। प्रश्न संख्या 42 है, भारत के एक पंथनिरपेक्ष राष्ट्र की घोषणा का उल्लेख कहाँ पर है? तो संविधान के 42वें संशोधन में है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 43, पाठशाला को बाग, शिशु को पौधा और शिक्षक को मालिक कहने वाले विचारक का नाम क्या है? तो फ्रॉबेल है, इसी को किंडरगार्टन प्रणाली कहते हैं। ये प्रश्न बहुविकल्पी में कई बार पूछा हुआ था, हम लोगों ने पढ़ा था इसको। इसके बाद है प्रश्न संख्या 44, प्रयोजनवाद किसमें आस्था नहीं रखता है? तो ईश्वरीय सत्ता में आस्था नहीं रखता है। प्रश्न संख्या 45 है, प्रश्न शिक्षण विधि के जनक कौन है? तो प्रश्नोत्तर विधि या प्रश्न शिक्षण विधि के जनक सुकरात हैं। प्रश्न संख्या 46 है, प्रकृति को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो भौतिकवाद के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 47 है, फ्रावेल ने किंडरगार्टन कब प्रारंभ किया था? तो 1839 में। प्रश्न संख्या 48 है, राज्य शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? तो इलाहाबाद में है, वर्तमान नाम इसका प्रयागराज है। प्रश्न संख्या 49 है, राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये भी प्रयागराज या इलाहाबाद में है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 50, राज्य हिंदी संस्थान कहाँ स्थित है? राज्य का अर्थ है उत्तर प्रदेश की बात बोल रहा है, उत्तर प्रदेश राज्य की हिंदी संस्थान कहाँ स्थित है? तो वाराणसी में स्थित है। प्रश्न संख्या 51 है, आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? तो प्रयागराज या इलाहाबाद में। प्रश्न संख्या 52 है, मनोविज्ञान का निर्देशन विभाग कहाँ स्थित है? तो ये भी प्रयागराज या इलाहाबाद में स्थित है। प्रश्न संख्या 53 है, राज्य शैक्षिक तकनीकी संस्थान कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में स्थित है। प्रश्न संख्या 54 है, राज्य परियोजना कार्यालय कहाँ स्थित है? तो ये भी लखनऊ में स्थित है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 55, सीमेट कहाँ है? तो ये भी है इलाहाबाद में या प्रयागराज में। देखिए सबसे ज़्यादा इलाहाबाद में है। एक बार बस एक हिंदी संस्थान जो है यहाँ पे जो दिया है राजन सीरीज में, वो वाराणसी में स्थित है, बाकी सभी प्रयागराज में। और लखनऊ में केवल 2 हैं, राज्य शैक्षिक तकनीकी संस्थान और राज्य परियोजना कार्यालय संस्थान लखनऊ में है, बाकी सभी इलाहाबाद प्रयागराज में। अगला है प्रश्न संख्या 56, उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान कहाँ है? तो ये भी प्रयागराज या इलाहाबाद में है। प्रश्न संख्या 57 है, SCERT का पूरा नाम बताइए? तो राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। SCERT का फुल फॉर्म हो जाएगा। SCERT का जो स्थापना वर्ष जो होता है 1981 में किया गया था, इसकी स्थापना SCERT का। NCERT का 1961 में। NCERT का फुल फॉर्म पूछेगा तो राज्य की जगह पे केवल राष्ट्र हो जाएगा, राज्य के स्थान पे राष्ट्रीय हो जाएगा, सॉरी राष्ट्र नहीं, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT का फुल फॉर्म हो जाएगा। नीचे दिया भी है, यही प्रश्न पूछा है। प्रश्न संख्या 58 है, NCERT का पूरा नाम बताइए? तो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान हो जाएगा। इसकी स्थापना 1961 में की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। प्रश्न संख्या 59 है, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद गठन किस वर्ष हुआ था? तो उत्तर है 1981 में, बताया हमने यहाँ पे बताया है इसको। इसके बाद है अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 60, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद गठन किस वर्ष हुआ था? 1961 में। प्रश्न संख्या 61 है, मिड डे मील योजना को स्पष्ट कीजिए? या पोषाहार वितरण योजना उसी को कहते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा, शिक्षा में सबको समान अवसर की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु समाज के अत्यंत दुर्बल एवं अपवंचित वर्ग के बच्चों को, जहां अभिभावकों के लिए 2 वक्त का पूरा भोजन जुटाना परिवार के लिए मुश्किल होता है, ऐसे बच्चों को विद्यालय में आकर्षित करने हेतु सरकार द्वारा मध्याह्न भोजन योजना चालित की गई है। यानी जो इंटरवल में बच्चों को भोजन दिया जाता है, जिससे कि बच्चों का नामांकन भी बढ़ता है। नामांकन बढ़ाने के उद्देश्य से बच्चे घर पे ना रह जाएं, बीच में जब चले जाते हैं, जब बच्चे खाना खाने तो घर से वापस नहीं आते हैं, उनके लिए भी कई जो परिवार ऐसे होते हैं जो 2 वक्त का भी खाना नहीं जुटा पाते हैं अपने फैमिली के लिए, तो उसमें भी काफ़ी वो मदद करता है। इन सब के लिए मिड डे मील योजना की शुरुआत की गई थी। इसके बाद है प्रश्न संख्या 62, NCTE का पूरा नाम क्या है? तो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। प्रश्न संख्या 63 है, सीमेट का पूरा नाम क्या है? तो राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान। प्रश्न संख्या 64 है, सीमेट का गठन वर्ष कब हुआ था? तो 1995 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 65 है, राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? तो इलाहाबाद प्रयागराज में।
प्रश्न संख्या 66 है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो 1995 में। प्रश्न संख्या 67 है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो 41 सदस्य होते हैं। प्रश्न संख्या 68 है, स्कूल चलो अभियान किस वर्ष उत्तर प्रदेश में लागू किया गया था? तो वर्ष 2004 में। ये एक एक लाइन का प्रश्न है, ये याद करने वाला है, इसको आप याद कर लेंगे। प्रश्न संख्या 69 है, सर्व शिक्षा अभियान का गठन किस वर्ष हुआ था? तो वर्ष 2001 में। प्रश्न संख्या 70 है, ECCE का पूरा नाम बताइए? तो अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन इसका पूरा नाम होता है। प्रश्न संख्या 71 है, DPEP का पूरा नाम बताइए? तो जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम। DPE का फुल फॉर्म होता है और ये हिंदी में है, इंग्लिश में होता है डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। प्रश्न संख्या 72 है, DPEP का आरंभ का वर्ष बताइए? तो आरंभ का वर्ष यानी वो शुरू हुआ था 1997 में। प्रश्न संख्या 73 है, DPEP के प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय चरण में चयनित जनपदों की संख्या है। ये अलग अलग भी पूछेगा, यहाँ तीनों पूछ लिया है, अलग अलग भी बहुविकल्पी में भी पूछता है ये। तो प्रथम चरण में 50 से 60 जिलों को शामिल किया गया था और द्वितीय चरण में 22 जनपद यानी 22 जिलों को, तृतीय चरण में 32 जिलों को। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 74, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना कब से प्रभावी है? तो 5 अक्टूबर 1993 से। प्रश्न संख्या 75 है, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना में चयनित जनपदों की संख्या है? तो 10 है। प्रश्न संख्या 76 है, संविधान के अनुच्छेद 21 में किससे संबंधित संतुतियां की गई हैं? तो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 बनाया गया अनुच्छेद 21A में। प्रश्न संख्या 77 है, OB का पूरा नाम बताइए? तो ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड योजना होता है OB का फुल फॉर्म। प्रश्न संख्या 78 है, संपूर्ण साक्षरता अभियान की स्थापना कब की गई थी? तो 5 मई सन 1988 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 79 है, पोषाहार वितरण योजना कब गठित हुई? तो 15 अगस्त 1995 में। प्रश्न संख्या 80 है, न्यूपा का पूरा नाम बताइए? तो राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजन एवं प्रशासनिक विश्वविद्यालय। ये प्रश्न रिपीट हो रहा है, इसके पहले भी हम लोगों ने इसको पढ़ा है। प्रश्न संख्या 81 है, न्यूपा का प्रधान कौन होता है? तो न्यूपा का प्रधान होता है निदेशक। प्रश्न संख्या 82 है, नई शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं को विकसित करने का दायित्व किसे सौंपा गया है? तो उत्तर, यह दायित्व प्रत्येक जिले की जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थाओं यानी डायट पर है, यानी डायट को सौंपा गया है। इसके बाद अगला प्रश्न संख्या 83, DPEP का पूरा नाम क्या है? ये भी रिपीटेड प्रश्न है, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम। प्रश्न संख्या 84 है, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? तो उत्तर, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम 1994 में प्रारंभ हुआ यानी DPEP। प्रश्न संख्या 85 है, वर्ष 1997 में DPEP द्वितीय के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के कितने जिले चुने गए? तो कुल जिले 22 चुने गए। तृतीय चरण में कितने थे? 32 थे और प्रथम चरण में 50 से 60 जिले। इसके बाद है प्रश्न संख्या 86, स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम क्या है? उत्तर, इसे विद्यालय शिक्षा की तैयारी कहते हैं। इसका पूरा नाम विद्यालयोन्मुख कार्यक्रम है। प्रश्न संख्या 87 है, इसके बाद विद्यालयोन्मुखी कार्यक्रम की संकल्पना क्या है? उत्तर, इस कार्यक्रम के अंतर्गत कक्षा 1 से प्रारंभिक 6 सप्ताह से 2 माह की अवधि तक उन बच्चों को पूर्व प्राथमिक शिक्षा के अनुभव दिए जाते हैं और उन्हें विद्यालय के लिए तैयार किया जाता है, इसलिए इस कार्यक्रम को स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम कहते हैं। प्रश्न संख्या 88 है, संपूर्ण साक्षरता अभियान के अंतर्गत सर्वप्रथम साक्षर होने वाला राज्य कौन सा है? तो केरल है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 89, सर्व शिक्षा अभियान प्रदेश के सभी जनपदों में कब से संचालित किया जा रहा है? तो वर्ष 2002 से। प्रश्न संख्या 90 है, सर्व शिक्षा अभियान को वित्तीय सहायता कहाँ से प्राप्त होती है और उनकी सहभागिता का प्रतिशत क्या है? उत्तर, इस अभियान को केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार संयुक्त रूप से चलाती है। भारत सरकार यानी केंद्र सरकार 65% तथा राज्य सरकार यानी यूपी गवर्नमेंट 35% सहभागिता देती है सर्व शिक्षा अभियान में। इसके बाद है प्रश्न संख्या 91, NPEGEL क्या है? यानी NPGE का फुल फॉर्म होता है नेशनल प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन फॉर गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल। क्या है, इसको बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, इस कार्यक्रम के अंतर्गत बालिका शिक्षा व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ करने का प्रयास किया जाता है, उनकी उपस्थिति, ठहराव और प्राथमिक शिक्षा की पूर्णता सुनिश्चित कराई जाती है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 92, NPEGL का क्षेत्र बताइए। उत्तर, महिला साक्षरता के शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े विकास खंड
10% से कम साक्षरता वाले विकास खंड तथा चयनित शहरी मलिन बस्तियां, यानी NPGL का जो क्षेत्र होता है वैसे उसमें क्षेत्र शामिल होते हैं और उस पर काम किया जाता है। जो भी विकासखंड 10% से कम साक्षर हैं, और या फिर जो शहरी इलाके में जो बस्तियां हैं जिसकी जो साक्षरता है 10% से कम है, वो इसमें शामिल होता है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 93, स्कूल चलो अभियान किन स्तरों पर आयोजित किया गया? तो जनपद स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और ग्राम स्तर पर। प्रश्न संख्या 94 है, स्कूल चलो अभियान कब चलाया जाता है? तो उत्तर 1 जुलाई से 31 जुलाई तक स्कूल चलो अभियान का जो सत्र होता है चलाया जाता है। और स्कूल चलो अभियान जो उत्तर प्रदेश में 2004 में लागू हुआ, यानी 2004 से चल रहा है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 95, स्वतंत्रता के समय भारत में साक्षरता कितने प्रतिशत थी? तो 12% थी। प्रश्न संख्या 96 है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का क्या उद्देश्य था? उत्तर ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का उद्देश्य प्राथमिक विद्यालयों में पाठ सामग्री तथा शिक्षण उपकरण जैसी न्यूनतम आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था को सुनिश्चित करना है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 97, पोषाहार वितरण योजना में कितने कैलोरी ऊर्जा बालकों को देने की व्यवस्था है? तो 3 से 6 साल की उम्र के बच्चों को करीब 1200 से 1600 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है। पोषाहार वितरण योजना में देने की बात कही गई है। प्रश्न संख्या 98 है, NCF 2005 का अस्तित्व किस रिपोर्ट के आधार पर आया? उत्तर NCF 2005 का अस्तित्व पाठचर्या का संवर्धन पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित करना है। यहाँ पे लेकिन पूछा हुआ है कि NCF 2005 का अस्तित्व किस रिपोर्ट के आधार पर आया? तो इसका उत्तर होगा जो NCF 2005 का अस्तित्व जो था वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और 1992 के रिपोर्ट पे आया। इसके बाद है प्रश्न संख्या 99, शिक्षा के सार्वभौमिकरण से क्या आशय है? ये पहला ही प्रश्न था अति लघुत्री का, ये बहुविकल्पी में भी पूछा हुआ है और ये अति लघुत्री का पहला ही प्रश्न हम लोगों ने पढ़ा है इसको। तो इसका एक बार और देख लेते हैं। लोकतंत्र में जाति, धर्म, रंग भेद तथा स्तर आदि का भेदभाव किए बिना सभी को अपने अस्तित्व का पूरा विकास करने के लिए समान शिक्षा के अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। ये शिक्षा का सार्वभौमिकरण को, उससे जो पहला प्रश्न दिया हुआ था उसमें जो आंसर है उससे बढ़िया आंसर यहाँ पे है, तो इसको आप प्रेफर कीजिएगा क्योंकि ये उससे बढ़िया है, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 100, संपूर्ण साक्षरता अभियान का प्रेरक वाक्य क्या है? तो सभी को शिक्षा देना। प्रश्न संख्या 101 है, TPP का प्रारंभ किस योजना के आधार पर किया गया? तो उत्तर दिया इसका प्राथमिक शिक्षा का विस्तार और विद्यालय में बच्चों का ठहराव। देखिए आंसर तो कुछ और ही दिया है, प्रश्न पूछा है किस योजना के आधार पे दिया गया यानी किया गया, यानी ये पूछ रहा है कि पंचवर्षीय योजना है तो 8वीं पंचवर्षीय योजना के आधार पर किया गया, ये हो जाएगा। अगर जो ये कार्यक्रम पूछेगा तो 1986 नई शिक्षा नीति 1986 और 1992 में उसमें किए गए संशोधनों के आधार पर किया गया। और जो कोई नीति पूछ रहा है तो आप 1986 और 1992 में किए गए संशोधनों के आधार पर किया गया। और योजना पूछ रहा है यानी पंचवर्षीय योजना से इसका तात्पर्य है तो 8वीं पंचवर्षीय योजना के आधार पर किया गया। बाकी जो यहाँ आंसर दिया है इसे मैच नहीं कर रहा है, ये कोई दूसरा ही आंसर दिया है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 102, राष्ट्रीय पाठ्य सूची 2005 में शिक्षा के क्या दृष्टिकोण है? उत्तर निर्देशों के स्थान पर अवलोकन, अनुभव, प्रयोग आदि विविध गतिविधियों के माध्यम से ज्ञान सृजन के अवसर उपलब्ध कराने की दक्षता। प्रश्न संख्या 103 है, भारत में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की उन्नति में मुख्य कठिनाई क्या है? तो उत्तर पहला कठिनाई है दोषपूर्ण पाठ्यक्रम सही नहीं है, शासन की कमजोर नीति, तीसरा है राजनीतिक कठिनाइयाँ और चौथा है शिक्षकों का अभाव। इसके बाद है प्रश्न संख्या 104, न्यूनतम अधिगम स्तर से क्या समझते हैं? ये प्रश्न देखिए रिपीट हो रहा है, न्यूनतम अधिगम स्तर एक बार और आया हुआ था तो इसका उत्तर लिखेंगे न्यूनतम अधिगम स्तर एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें यह निर्धारित किया जाता है कि बच्चे को अमुक या किसी निश्चित स्तर पर कम से कम कितना सीखना चाहिए। यानी कक्षा 3 में बच्चा है तो कम से कम कक्षा 3 के लिए जो चीज़ें बनाई गई हैं उतना कम से कम सीखे तभी वो कक्षा 4 में जाएगा। इसके बाद जैसे उदाहरण से समझाया गया है यहाँ पे, नमन कक्षा 8 का छात्र है और इसके लिए बोर्ड द्वारा यह निश्चित किया गया है कि कम से कम 33% अंक प्राप्त करने वाला छात्र उत्तीर्ण होगा, तो उस बालक के द्वारा सत्र में मेहनत करके 8वीं स्तर को पास करने के लिए 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। यही न्यूनतम अधिगम स्तर है, यानी कम से कम कक्षा 8 में है तो उसको 33%
अंक लाना ही होगा अपनी क्लास में, नहीं तो फिर वो उत्तीर्ण नहीं माना जाएगा। तो इसी को कम से कम है ना न्यूनतम अधिकतम स्तर कहते हैं। इसके बाद है प्रश्न संख्या 105, महिला समाख्या कार्यक्रम क्या है? उत्तर, यह योजना 1989 में ग्रामीण क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े समूह की महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सरकार द्वारा चलाई गई है। अगला प्रश्न संख्या 106, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम DPEP के 2 अधिकार बताइए। तो पहला अधिकार है प्राथमिक शिक्षा का विस्तार करना और दूसरा विद्यालयों में छात्रों में ठहराव बढ़ाना, यानी बच्चे उसमें रुके रहें, आए विद्यालय तो घर भग जाते हैं बच्चे, यानी उसमें रुके रहें शाम तक, या फिर जब भी चल रहा है मॉर्निंग चल रहा है तो मॉर्निंग में, जब भी दोपहर तक। इसके बाद है प्रश्न संख्या 107, प्रारंभ में बेसिक शिक्षा परियोजना BEP के अंतर्गत किन जनपदों को रखा गया था? उत्तर, यह योजना प्रारंभ में 10 जनपदों में चलाई गई थी। इसमें इलाहाबाद, इटावा, बांदा, सीतापुर, सहारनपुर, पौड़ी, वाराणसी, गोरखपुर, नैनीताल तथा अलीगढ़ था। जिसमें नैनीताल दिया है उसमें उत्तराखंड भी एक ही उत्तर प्रदेश में ही था, तो उत्तराखंड का भी एक जिला दिया हुआ है नैनीताल। प्रश्न संख्या 108 है, अभिनव बालिका शिक्षा परियोजना के 2 उद्देश्य बताइए। तो पहला उद्देश्य हो जाएगा नामांकन में वृद्धि करना, दूसरा है बालिकाओं को आर्थिक सबलता प्रदान करना। इसके बाद है प्रश्न संख्या 109, वुड का घोषणा पत्र 1854 के शिक्षा संबंधी उद्देश्य क्या थे? तो इसका पहला उद्देश्य हो जाएगा अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार और दूसरा महिलाओं की शिक्षा पर बल। इसके बाद है प्रश्न संख्या 110, वुड घोषणा पत्र के 2 गुण बताइए। तो पहला गुण हो जाएगा घोषणा पत्र में सर्वप्रथम क्रमबद्ध स्कूलों, व्यावसायिक शिक्षा, स्त्री शिक्षा तथा जन प्रसार शिक्षा की बात कही गई थी। और दूसरा, घोषणा पत्र में अंग्रेजी शिक्षा को सीधे अंग्रेजी की नौकरी से जोड़ दिया। इसका अर्थ है कि जो भी अंग्रेजों द्वारा जो भी नौकरियां निकाली जाती थी, जिन पे उनके पद थे, तो जो अंग्रेजी जानता हुआ केवल उस पद पे रह सकता है, उसी को वो पद दिया जा सकता है, यानी नौकरी से जोड़ दिया। जो अंग्रेजी जानता रहेगा वही केवल नौकरी करेगा, जिससे शिक्षा से आजीविका कमाने का महत्व तथा प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिला। इसके बाद है प्रश्न संख्या 11, यशपाल समिति के कुल कितने खंड हैं? तो 8 खंड हैं, इतना आप याद रखेंगे। इसके बाद है अगला प्रश्न संख्या 112, पोषाहार वितरण योजना के 2 उद्देश्य लिखिए। उत्तर, पहला हो जाएगा शिक्षा में सबको समान अवसर की उपलब्धता, दूसरा है दुर्बल एवं अपवंचित वर्ग के बच्चों को मध्याह्न भोजन देना और बच्चों को के नामांकन में वृद्धि। इसके अलावा आप लिख सकते हैं, अगला लिख सकते हैं कि बच्चों को विद्यालय में ठहराव, ये सब भी आप लिख सकते हैं। ये सब ऊपर दिया हुआ था, हम लोगों ने पढ़ा है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 113, हंटर ने मुस्लिम शिक्षा के लिए क्या सुझाव दिए? तो पहला सुझाव है धार्मिक शिक्षा को प्रोत्साहन न दिया जाए, दूसरा बालिकाओं के लिए सरल पाठ्यक्रम और निःशुल्क शिक्षा हो। प्रश्न संख्या 114 है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश कब हुआ था? तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 115 है, धार्मिक शिक्षा के संदर्भ में हंटर आयोग के मुख्य सुझाव बताइए। तो उत्तर, धार्मिक शिक्षा को प्रोत्साहन न दिया जाए। इसके बाद है प्रश्न संख्या 116, किस वर्ग की शिक्षा में छनाई का सिद्धांत लागू किया गया था? तो उच्च वर्ग की शिक्षा में, उच्च वर्ग को शिक्षा की देने की बात कही गई थी छनाई के सिद्धांत में, जिससे कि वो शिक्षा निम्न वर्ग तक छन करके धीरे धीरे पहुंच जाएगी। इसको छनाई का सिद्धांत, निस्पंदन का सिद्धांत या निस्यंदन का सिद्धांत भी कहते हैं। इसके बाद है प्रश्न संख्या 117, नवीन शिक्षा नीति के 2 दोष बताइए। उत्तर, पहला हो जाएगा दोष डिजिटल लर्निंग पर फोकस और दूसरा पूर्व स्नातक कार्यक्रम। प्रश्न संख्या 118 है, आचार्य राममूर्ति समिति की प्रमुख 2 सिफारिशें बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा जिसमें पहला जो सिफारिश था मातृभाषा को स्थान देना और दूसरा स्त्रियों की शिक्षा पर जोर देना। प्रश्न संख्या 119 है, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के किन्हीं 2 कार्यों को बताइए। तो उत्तर, पहला कार्य हो जाएगा प्राथमिक स्तरीय शिक्षकों के लिए सेवा पूर्व एवं सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन और दूसरा शोध सर्वेक्षण एवं नवाचार कार्यक्रमों का संचालन। प्रश्न संख्या 120 है, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद यानी NCTE की स्थापना कब हुई? तो 17 अगस्त 1995 को। ये प्रश्न आपको बहुविकल्पी में भी पूछा हुआ था। इसके बाद है प्रश्न संख्या 121, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना किस शिक्षा आयोग की संस्तुति पर हुई? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के द्वारा निर्धारित रणनीति के अंतर्गत अक्टूबर 1987 में प्रत्येक जिला स्तर पर जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना का कार्य प्रारंभ हुआ। इसके बाद है प्रश्न संख्या 122, ब्रिज कोर्स से आप क्या समझते हैं? रिपीटेड प्रश्न है, इसके पहले आपको हम लोगों ने इसको डिटेल में हम लोगों ने पढ़ा है। इसका उत्तर हो जाएगा ब्रिज कोर्स, हेडिंग लिख के इसमें आप लिखेंगे, यह एक ऐसा कोर्स है जो शिक्षा से वंचित या ड्रॉप आउट बच्चों को अथवा ऐसे बच्चों को जो किसी कारण शिक्षा से जुड़ नहीं पाते, उन्हें शिक्षा से जोड़ने के लिए
ब्रिज कोर्स कराया जाए। इसके बाद है अगला प्रश्न संख्या 123, स्कूल रेडिनेस कार्यक्रम की विशेषताएं बताइए। उत्तर, यह कार्यक्रम उन लोगों के लिए है जो कक्षा 1 में सीधे प्रवेश करते हैं, यानी कुछ बच्चों को जो घर पे ही शिक्षा दिया जाता है, थोड़ा लेट एडमिशन होता है, वो बच्चे घर पे ही कुछ सीखे रहते हैं, तो उनको डायरेक्ट 1 में एडमिशन कराया जाता है स्कूल रेडनेस कार्यक्रम के द्वारा। इसके बाद है प्रश्न संख्या 124, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना को लागू किए जाने का क्या उद्देश्य है, अथवा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परियोजना क्या है। तो उत्तर लिखेंगे इसका, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के संचालन का उद्देश्य प्राथमिक स्कूलों में पाठ्य सामग्री तथा शिक्षण उपकरण जैसी न्यूनतम आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था को सुनिश्चित करना है, जिसमें प्रत्येक विद्यालय में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत न्यूनतम सुविधाएं प्रदान की गई है। इसमें और दिया हुआ है, यानी पहला 2 बड़े पक्के कमरे जिसमें सामने बरामदा हो, और वह है कम से कम 2 अध्यापकों की नियुक्ति जिनमें यथासंभव 1 महिला हो, यानी 1 महिला हो तो अच्छी बात है, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश रहे कि 1 महिला हो। और है तीसरा, खिलौने, श्यामपट्ट नक्शे, पुस्तकालय के लिए पुस्तकों तथा शिक्षण अधिगम सामग्रियाँ। इसके बाद है प्रश्न संख्या 125, शिक्षा में अपव्यय एवं अवरोधन से आप क्या समझ। अब सब प्रश्न रिपीट हो रहा है, देखिए ये भी प्रश्न रिपीट हो रहा है, इसके पहले हम लोगों ने अभी पढ़ा है इसी क्लास में। अपव्यय का तात्पर्य प्राथमिक शिक्षा पूरे किए बिना ही छात्र को किसी स्तर पर छोड़ देना, किसी स्तर पर जो अपना प्राथमिक शिक्षा है वो छोड़ के चला जाता है, उसको अपव्यय कहते हैं। अवरोधन का तात्पर्य एक कक्षा में 1 से अधिक वर्ष तक रुकना, यानी फेल हो जाना, बार बार उसी क्लास में पढ़ना दोबारा, उसी को अवरोधन कहते हैं। इसके बाद है प्रश्न संख्या 126, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना संचालित करने के क्या उद्देश्य थे। उत्तर, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का उद्देश्य प्राथमिक स्कूलों में पाठ्य सामग्री एवं शिक्षण उपकरण जैसी न्यूनतम आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था को सुनिश्चित करना था। प्रश्न संख्या 127 है, माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे, इसकी नियुक्ति कब हुई। उत्तर, माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर थे, इसकी नियुक्ति 23 सितंबर 1952 ईस्वी को हुई थी। इसके बाद है प्रश्न संख्या 128, हंटर कमीशन की विशेषता क्या थी। उत्तर, हंटर कमीशन ने शिक्षा का दायित्व भारतीयों को देने का सुझाव दिया था, उनके इस सुझाव से देश में राष्ट्रीय चेतना पैदा हुई। इसके बाद है प्रश्न संख्या 129, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना के क्या उद्देश्य हैं। उत्तर, बालक बालिकाओं के प्रति समदृष्टि विकसित करना, बालिकाओं के नामांकन व ठहराव को सुनिश्चित करना तथा बालिकाओं को गुणवत्ता युक्त शिक्षा की उपलब्धता हेतु प्रयास करना, ये सभी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना के उद्देश्य थे। और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी स्थापना की गई है, और 6 से 8 तक के बालिकाओं के लिए, जो पिछड़े और अनुसूचित जाति और जनजाति के बालिकाओं के लिए आवासीय विद्यालय की व्यवस्था है 6 से 8 तक की कक्षा में। ये सब आपको पूछता है, आप आगे प्रश्न मिलेगा आपको इससे संबंधित। इसके बाद है प्रश्न संख्या 130, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना कब से प्रारंभ की गई। तो 2004-2005 में प्रारंभ की गई थी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना। प्रश्न संख्या 131 है, बालक बालिकाओं के अधिकारों के हनन को क्या कहते हैं। तो बाल श्रम कहते हैं। इसके बाद है प्रश्न संख्या 132, मध्याह्न भोजन योजना की आवश्यकता क्यों हुई। उत्तर, विद्यालय में बच्चों का ड्रॉप आउट होने के कारण, या विद्यालयों का नामांकन भी कम होता था, बच्चों का जो बीच में बच्चे खाना खाने घर जाते थे वहीं रह जाते थे, तो वो भी था। ये सारे जो कारण हो जाएंगे मध्याह्न भोजन योजना के। इसके बाद है प्रश्न संख्या 133, मध्याह्न भोजन योजना केंद्र सरकार द्वारा कब से लागू की गई। तो 15 अगस्त 1995 से लागू की गई। प्रश्न संख्या 134 है, बाल अधिकार कब और किसके द्वारा निर्धारित किया गया। तो उत्तर, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा निर्धारित किया गया है। और कब पूछा था ना, तो 10 दिसंबर 1950 को। प्रश्न संख्या 135 है, शिक्षा अधिकार अधिनियम की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। तो पहला विशेषता हो जाएगा 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए विद्यालय जाना, यानी विद्यालय की व्यवस्था। और दूसरा है, बालकों के शारीरिक मानसिक प्रताड़ना न दी जाए। इसके बाद है प्रश्न संख्या 136, बाल शिक्षा अधिकार नियम के अंतर्गत क्या निजी ट्यूशन की छूट प्राप्त है। तो नहीं। इसके बाद है प्रश्न संख्या 137, मैकाले द्वारा अपने विवरण पत्र में कौन सा ध्येय वाक्य लिखा गया है। उत्तर, एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी का साहित्य भारत व अरब का संपूर्ण साहित्य के समान है।
प्रश्न संख्या 138 है, हंटर कमीशन द्वारा माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में कौन सी आर्थिक प्रणाली लागू की जो आज भी प्रचलित है? तो अनुदान प्रणाली। प्रश्न संख्या 139 है, भारतीय शिक्षा को लॉर्ड कर्जन की किन्हीं दो प्रमुख देनों का उल्लेख कीजिए। तो पहला देन है केंद्रीय शिक्षा विभाग की स्थापना और दूसरा है भारतीय विश्वविद्यालय आयोग। इसके बाद है प्रश्न संख्या 140, नई शिक्षा नीति 1986 की किन्हीं दो प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो आप लिखेंगे नई शिक्षा नीति 1986 की दो विशेषताएं निम्नलिखित हैं। इसमें पहला लिखेंगे शैक्षिक अवसरों की समानता और दूसरा है केंद्र सरकार की भागीदारी। प्रश्न संख्या 141 है, प्रोफेसर यशपाल समिति किस प्रमुख समस्या के लिए गठित की गई थी? तो उत्तर छात्रों का शैक्षिक बोझ कम करने, अधिगम का स्तर सुधारने के लिए। प्रश्न संख्या 142 है, NPEGEL कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लिखिए। तो इसका मुख्य उद्देश्य हो जाएगा शिक्षा से वंचित बालिकाओं का स्तर सुधारना। इसके बाद है प्रश्न संख्या 143, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना कब संचालित हुई तथा इसका मुख्य लक्ष्य क्या है? लक्ष्य और कब संचालित हुई पूछा हुआ है। इसमें 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 में संचालित हुई और में लक्ष्य बाल श्रमिकों का पुनर्वास व बाल श्रम की समस्या को दूर करना है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 144, बनारस संस्कृत कॉलेज कब और किसके द्वारा प्रारंभ हुआ? इसमें दो प्रश्न पूछा हुआ है। ये दोनों प्रश्न पहले बहुविकल्पी में पूछा जा चुका है, प्रीवियस ईयर में भी पूछा हुआ है ये। और जो प्रीवियस ईयर मैंने 6 साल का कराया हुआ है 2023 से 2016 के बीच में। तो अगर आपको प्रीवियस ईयर देखना हो इसी सब्जेक्ट का तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो इसमें दो प्रश्न पूछा हुआ था उसमें कि बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना कब हुई और किसके द्वारा हुई? तो कब हुई? तो 1791 में, सन 1791 में जोनाथन डंकन यानी जोनाथन डंकन के द्वारा हुई और 1791 में। प्रश्न संख्या 145 है, राधा कृष्णन आयोग की नियुक्ति कब हुई? उत्तर राधा कृष्णन आयोग की नियुक्ति 4 नवंबर 1948 को की गई थी। प्रश्न संख्या 146 है, भारतीय शिक्षा आयोग 1982 को अन्य किस नाम से जाना जाता है? उत्तर भारतीय शिक्षा आयोग 1982 को हंटर कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 147, लॉर्ड कर्जन कब भारत आए थे? उत्तर लॉर्ड कर्जन जनवरी 1889 ईस्वी में भारत के गवर्नर जनरल होकर भारत आए थे। प्रश्न संख्या 148 है, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति कब हुई? तो सन 1902 में भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति हुई। प्रश्न संख्या 149 है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिकार कब पारित हुआ? तो उत्तर सन 1904 में कर्जन की सरकार ने भारतीयों की परवाह न करते हुए भी भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित कर दिया। प्रश्न संख्या 150 है, ईस्ट इंडिया के आज्ञा पत्र का पुनरावर्तन किसके द्वारा किया जाता था? उत्तर कंपनी के आज्ञा पत्र का 20 वर्ष के पश्चात ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा पुनरावर्तन किया जाता था। प्रश्न संख्या 151 है, इसके बाद मैकाले शिक्षा द्वारा भारत में किस प्रकार का वर्ग तैयार करना चाहता था? यानी मैकाले भारत में किस प्रकार के वर्ग को तैयार करना चाहता था? तो इसका उत्तर हो जाएगा, मैकाले ने अपने विवरण पत्र में लिखा था, हमें भारत में एक ऐसा वर्ग बनाना चाहिए जो रक्त और वर्ण में भारतीय किंतु रुचियों, नैतिक आदर्शों और बुद्धि में अंग्रेज हो। इस बात से यही स्पष्ट होता है कि मैकाले भारत में ऐसा वर्ग यानी बाबू वर्ग उत्पन्न करना चाहता था जो पाश्चात्य सभ्यता का उपासक और ब्रिटिश शासक का भक्त बनकर अंग्रेजी राज्य की जड़ें मजबूत करने में सरकारी मदद कर सके। इसके बाद है प्रश्न संख्या 152, वुड के आज्ञा पत्र में शिक्षा का माध्यम क्या निर्धारित किया गया था? तो उत्तर अंग्रेजी तथा भारतीय भाषाएं वुड के आज्ञा पत्र में शिक्षा का माध्यम था। इसके बाद है अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 153, यशपाल समिति की अध्यक्षता में गठित समिति का उद्देश्य क्या था? उत्तर अधिगम की गुणवत्ता में सुधार करते हुए सभी स्तरों के स्कूली छात्रों विशेषकर छोटे बच्चों पर पढ़ाई के बोझ को कम करने के उपायों के बारे में सलाह देना, यही यशपाल समिति की अध्यक्षता में गठित समिति का उद्देश्य था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 154, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के विद्यालयों को कौन सी सुविधाएं प्रदान की गई? उत्तर इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक विद्यालय को निम्नलिखित सुविधाएं या निम्नलिखित वस्तुएं दी जाती हैं। इसमें पहला है शिक्षक उपकरण। शिक्षक उपकरण क्या हो सकते हैं? पाठ्यक्रम, शिक्षक संदर्शिका, पाठ्य पुस्तक और दूसरा है कक्षा
शिक्षण सामग्रियाँ, कक्षा शिक्षण सामग्रियाँ क्या क्या हो सकती हैं? मानचित्र, ग्लोब, चार्ट, चाक, डस्टर, ये सब। और तीसरा है खेल सामग्री व खिलौने। और चौथा विज्ञान किट। पांचवा लघु यंत्र किट जैसे पेचकस, प्लास। और छठवां है श्रव्य उपकरण। श्रव्य उपकरण उसे कहते हैं जो केवल सुनाई देते हैं, जिसे रेडियो। और सातवां है पुस्तकालय हेतु पुस्तकें। और आठवां है विद्यालय घंटी। नौवां संगीत उपकरण। संगीत उपकरण में हो जाएंगे ढोलक, तबला एवं हारमोनियम। 10वें में शिक्षक के पास आकस्मिक खर्च हेतु धन। और 11वां कक्षा कक्ष की व्यवस्था। और 12वां शौचालय। और 13वां है इसमें चटाई। 14 कुर्सी शिक्षकों के लिए, यानी जो कुर्सी की व्यवस्था हो शिक्षकों के लिए। और 15 है ब्लैक बोर्ड। ये सभी चीज़ें हैं जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के तहत विद्यालयों को सुविधाएं प्रदान की गई हैं। इसके बाद है प्रश्न संख्या 155, बेसिक शिक्षा परियोजना के उद्देश्य बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा 155 का, बेसिक शिक्षा परियोजना के निम्नोक्त उद्देश्य हैं। इसमें पहला है विद्यालय सुलभ कराना, दूसरा है नामांकन कराना, तीसरा है उपलब्धि प्राप्त करना, सतत विकास। ये और जो सब आप अलग अलग लिख देते हैं केवल इतना ही हेडिंग ही, तब भी आपको 1 नंबर मिल जाएगा, क्योंकि ये अति लघुत्तरी का प्रश्न है। अगर जो आपको ये लघुत्तरी में पूछेगा तब इसके सबके बारे में डिटेल में आप लिखिएगा। वैसे आप ऐसे भी आप दो या तीन लिख के डिटेल में लिख सकते हैं, इतना बड़ा तो है नहीं। इसमें पहला है विद्यालय सुलभ कराना। इस परियोजना के अंतर्गत 300 की आबादी तथा 1.5 किलोमीटर की दूरी पर प्राथमिक विद्यालयों, वैकल्पिक शिक्षा केंद्रों को खोलना शामिल किया गया है। और दूसरा है नामांकन। वर्ष 2000 तक 6 से 11 वर्ष के सभी बालक बालिकाओं का विद्यालयों में नामांकन कराना। तीसरा है उपलब्धि प्राप्त करना, यानी वर्ष 2000 तक विद्यालयों में नामांकित बच्चों में न्यूनतम अधिगम स्तर की दक्षता विकसित करना। और चौथा है सतत विकास, यानी लगभग 5000 की ग्रामीण क्षेत्र की आबादी पर सतत शिक्षा की सुविधा प्रदान करना। इसके बाद अगला प्रश्न संख्या 156, प्रथम चरण में डीपीईपी देश के किन राज्यों में लागू की गई? उत्तर 7 राज्यों के 42 जनपदों में प्रथम चरण में चयनित 7 राज्य थे, जिसमें मध्य प्रदेश, असम, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु एवं केरल। इसमें सबसे पहले डीपीईपी शुरू की गई। उसके बाद है प्रश्न संख्या 157, ड्रॉप आउट के संदर्भ में डीपीईपी का क्या उद्देश्य था? उत्तर ड्रॉप आउट की दर को 10% तक कम करना तथा धारण क्षमता को 90% तक बढ़ाना। प्रश्न संख्या 158 है, ECCE शब्द संक्षेप का अंग्रेजी में पूरा नाम लिखिए। यहाँ पे अंग्रेजी में खासकर पूछा हुआ है, तो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। इसके बाद है प्रश्न संख्या 159, प्रथम चरण में मध्याह्न भोजन योजना प्रदेश के कितने जनपदों एवं कितने विकास खंडों में लागू की गई? तो उत्तर 38 जिलों में, यानी 38 जनपदों एवं 248 विकास खंडों में संचालित की गई। इसके बाद है अगला प्रश्न संख्या 160, NCERT के प्रमुख कार्य बताइए। तो लिखेंगे आप NCERT के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं, जिसमें पहला हो जाएगा अनुसंधान एवं नवाचार करना पाठ्यक्रम में, और दूसरा है आदर्श पाठ्यक्रम, तीसरा है आदर्श पाठ्यक्रम तैयार करना, तीसरा राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान, और चौथा है अध्यापक शिक्षा, विशेष शिक्षा और विस्तार सेवा, उनमें विस्तार करना। ये सभी NCERT के काम हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 161 है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो 20 सितंबर 1985 में। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 162, प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में अपव्यय एवं अवरोधन का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तीसरी बार प्रश्न पूछा हुआ है अति लघुत्तरी में, फिर भी देखते हैं इसको। अपव्यय से तात्पर्य प्राथमिक शिक्षा पूरे किए बिना ही प्राथमिक शिक्षा के किसी स्तर में विद्यालय छोड़कर चला जाना बच्चों का। और दूसरा है अवरोधन से तात्पर्य बच्चों का एक कक्षा में 1 वर्ष से अधिक समय के लिए रुकना। भारत में एक बड़ी मात्रा में छोटे छोटे अबोध बालक एक ही कक्षा में 1 से अधिक वर्ष के लिए रुक जाते हैं, यानी वो फेल होते हैं बार बार, उसको अवरोधन कहते हैं। और किसी भी कारणवश विद्यालय छोड़कर चला जाना उसको अपव्यय कहते हैं। इसके बाद है प्रश्न संख्या 163, AOPT किस स्तर के अध्यापकों हेतु संचालित की गई? तो AOPT नहीं है, देखिए SOPT है। SOPT पूछा है कि किस स्तर के अध्यापकों के लिए संचालित की गई, और SOPT, तो इसका उत्तर दिया है SOPT कार्यक्रम का आरंभ 1993 से 94 से किया गया। सेवारत शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए NCERT को इसका दायित्व सौंपा गया। सेवारत का अर्थ है कि जो भी शिक्षक वर्तमान समय में उस समय किसी भी विद्यालय में पढ़ा रहे हों, उनको प्रशिक्षण दिया जाए, उनके लिए SOPT कार्यक्रम का आरंभ किया गया। आरंभ कब किया गया? 1993 से 94
के मध्य में, यानी 1993-94 में इसकी शुरुआत की गई। ये भी प्रश्न पूछता है। SOPT का फुल फॉर्म भी पूछेगा। फुल फॉर्म होता है स्पेशल ओरिएंटेशन प्रोग्राम फॉर प्राइमरी टीचर्स। तो ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। तो ये प्रश्न कंप्लीट हो गया। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 164। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना मूलतः किन किन कार्यों से संबंधित है, संक्षेप में लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, इसके अंतर्गत राज्य, जनपद तथा स्थानीय स्तर पर विभिन्न इकाइयों के माध्यम से पूरे राज्य के 6 से 14 वर्ष के 100% बच्चों का नामांकन करना तथा विद्यालय सुविधाओं का नियोजन एवं प्रबंधन करना शामिल है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 165। पूर्व प्राथमिक शिक्षा परियोजना के अंतर्गत शिशुओं के सर्वांगीण विकास हेतु कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं। उत्तर, इस स्तर के शिशुओं को पढ़ना, लिखना और गिनती ही केवल न सिखाकर उनके सर्वांगीण विकास हेतु खेल, कहानी, गीत तथा अन्य रोचक क्रियाओं का आयोजन किया जाता है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 166। सर्व शिक्षा अभियान के सफल क्रियान्वयन हेतु सरकार द्वारा कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं। तो इसका उत्तर है, सर्व शिक्षा अभियान संचालित किए जाने के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। तो यहाँ पे पूछा है कि कौन कौन सी योजनाएं चला जा रही हैं, यहाँ पे उद्देश्य को दे दिया है। तो देखिए, कई बार आपको राजन सीरीज में देखने को मिलेगा कि प्रश्न कुछ और पूछता है, आंसर कुछ और दिया रहता है, तो उसको आप लिखेंगे तो नंबर नहीं मिलेगा। यहाँ पे उद्देश्य तो पूछा नहीं है, यहाँ पे पूछा है योजनाओं के नाम। तो आप यहाँ पे जहाँ पे उद्देश्य पूछेगा, बाकी इसको आप पढ़ लीजिएगा। उद्देश्य आप जहाँ पूछेगा लिख लीजिएगा। बाकी जो योजनाओं के नाम है, उसमें योजनाओं के नाम में आप लिख सकते हैं। पहला लिख सकते हैं मिड डे मील योजना, दूसरा पढ़े भारत बढ़े भारत, तीसरा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, चौथा समग्र शिक्षा अभियान, और पांचवा शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम, छठवां बालिका शिक्षा के लिए योजनाएं, सातवां स्कूल प्रबंधन समिति। ये सभी जो योजनाएं हैं चलाई जा रही हैं सर्व शिक्षा अभियान के सफल क्रियान्वयन के लिए। इसमें से कोई आप 2 या 3 लिख देंगे तो सही हो जाएगा, तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। इसके बाद है अगला प्रश्न संख्या 167। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों की मॉनिटरिंग का क्या प्रावधान है। उत्तर, विद्यालय की नियमित मॉनिटरिंग जनपद स्तर पर डायट प्राचार्य की अध्यक्षता में गठित जिला शिक्षा समिति द्वारा की जाती है। उसके बाद है प्रश्न संख्या 168। भारत में निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा की उन्नति के मार्ग में मुख्य कठिनाइयाँ क्या हैं। उत्तर, निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा में निम्नलिखित कठिनाइयाँ हैं, जिसमें पहला है शासन की कमजोर नीति, दूसरा है राजनीतिक कठिनाइयाँ, तीसरा है प्राइमरी स्कूलों के प्रबंध तंत्र में एक रूपी नीति का अभाव, चौथा है ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में विकास की विभिन्नता, पांचवा है शिक्षकों का अभाव, छठवां है अपव्यय एवं अवरोधन, सातवां आंकड़ों में विभिन्नता, आठवां भौगोलिक कठिनाइयाँ, नौवां शिक्षण का निम्न स्तर और 10वां है दोषपूर्ण कार्यक्रम। इसमें से कोई आप 2 या 3 लिख देंगे तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। पूरा लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि अति लघुत्तरीय प्रश्न है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 169। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की रणनीतियों के विषय में संक्षेप में लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, इस कार्यक्रम की रणनीतियाँ हैं, पहला बालिका शिक्षा को विशेष महत्व, दूसरा विद्यालय की प्रभावकारिता बढ़ाने पर बल, तीसरा वैकल्पिक शिक्षा का सुदृढ़ीकरण, और चौथा है सामुदायिक सहयोग तथा समानता पर बल, और पांचवा है अध्यापक दक्षता में वृद्धि। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 170। सर्व शिक्षा अभियान की 2 विशेषताएं बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, लिखेंगे आप, सर्व शिक्षा अभियान की 2 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। इसमें पहला लिखेंगे, इस अभियान की सफलता पूर्णता जनता की अभिप्रेरणा एवं सामुदायिक सहयोग पर आधारित है, और दूसरा है संपूर्ण साक्षरता अभियान लक्ष्योन्मुखी है, केवल नामांकन वृद्धि करना इसका उद्देश्य नहीं है, और तीसरा होगा यह परियोजना विशिष्ट क्षेत्रों में समयबद्ध एवं स्वैच्छिक संस्थाओं व्यक्तियों के आपसी सहयोग से परिणामोन्मुखी है, और चौथा हो जाएगा इसका संपूर्ण साक्षरता अभियान को संचालित करने के लिए जिला स्तर पर पंजीकृत समितियों को अनुमति प्रदान की गई है, और पांचवा इस कार्यक्रम में वह लक्ष्यों को शामिल नहीं करते हैं बल्कि लक्ष्यों की पूर्ति सर्वे करा करके की जाती है। इसमें से कोई आप 2 लिख देंगे। इसके बाद है प्रश्न संख्या 171। प्राथमिक शिक्षा में सर्वसुलभता से क्या आशय है। उत्तर, प्राथमिक शिक्षा की सर्वसुलभता की प्रथम सुविधा है विद्यालय का घर के निकट होना, जिससे बच्चे अकेले ही विद्यालय सुरक्षित रूप से कम समय में पहुंच सकें, और प्रत्येक छोटे से छोटे गांव में विद्यालय स्थापित होने चाहिए। इसके बाद है प्रश्न संख्या 172। प्राथमिक शिक्षा में सर्वव्यापी नामांकन से क्या आशय है। उत्तर, प्राथमिक विद्यालय में 6 से 14 वर्ष तक प्रत्येक बालक तथा बालिका को अनिवार्य रूप से प्रवेश दिलाने को ही सर्वव्यापी मूल्यांकन कहा जाता है। इसके बाद है अगला प्रश्न संख्या 173।
छात्रवृत्ति वितरण योजना क्या है? उत्तर, प्रदेश सरकार द्वारा कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत सभी अनुसूचित जाति जनजाति के छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। कक्षा 1 से 6 तक के छात्रों को देय छात्रवृत्ति हेतु पात्रता की कोई आयु सीमा प्रतिबंधित नहीं है। समर्थ योजना राज्य वित्त पोषित है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 174, समाज के प्रमुख कार्य लिखिए। उत्तर, समाज का प्रमुख कार्य बच्चों के लिए शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना करना तथा उन संस्थाओं को चलाने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इसके बाद अगला प्रश्न संख्या 175, मूल्य का अर्थ लिखिए। उत्तर, मूल्य का अर्थ है किसी व्यक्ति या वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह महत्वपूर्ण, सम्माननीय तथा उपयोगी हो जाए। प्रश्न संख्या 176 है, बाल अपराध के प्रमुख बिंदु कितने प्रकार के होते हैं? तो बाल अपराध के प्रमुख बिंदु होते हैं जिसमें भूखमरी शामिल है, गरीबी, अशिक्षा, उचित वातावरण का न मिलना आदि बाल अपराध के प्रमुख बिंदु हैं। यानी इन्हीं सभी की वजह से बच्चे जो होते हैं अपराधी बन जाते हैं। इसके बाद है प्रश्न संख्या 177, बनारस संस्कृत कॉलेज कब तथा किसके द्वारा खोला गया था? ये प्रश्न रिपीट हो रहा है। इसका उत्तर देखते हैं। बनारस संस्कृत कॉलेज सन 1791 में जोनाथन डंकन के प्रयासों से खोला गया था। प्रश्न संख्या 178 है, मैकाले ने अपना विवरण कब प्रस्तुत किया? उत्तर, मैकाले ने अपना विवरण 2 फरवरी 1935 में प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 179, वुड घोषणा पत्र के आधार पर कंपनी ने शिक्षा नीति कब घोषित की थी? उत्तर, वुड के घोषणा पत्र के आधार पर कंपनी ने 19 जुलाई 1854 को अपनी शिक्षा नीति घोषित की। प्रश्न संख्या 180 है, शिक्षा के व्यक्तिगत और सामाजिक उद्देश्यों का समन्वय आवश्यक है क्योंकि शिक्षा व्यक्ति की खुशी और राज्य कल्याण के लिए है। यह कथन किसका है? उत्तर, यह कथन प्लेटो का है। प्रश्न संख्या 181 है, प्राथमिक शिक्षा कब प्रारंभ होती है? उत्तर, प्राथमिक शिक्षा 6 से 14 वर्ष तक की होती है। कब प्रारंभ होती है बोला है ना, तो 6 वर्ष पर प्रारंभ होती है। आप सटीक आंसर ये होगा कि आप लिखेंगे 6 वर्ष पर प्रारंभ होती है। 6 वर्ष में जब बच्चा 6 वर्ष का हो जाता है उसको क्लास 1 में एडमिशन दे दिया जाता है। उसके पहले वो आंगनबाड़ी में पढ़ता है जिसमें नर्सरी, LKG, UKG से पढ़ाया जाता है उसको। उसके बाद 6 से 5 साल वो पढ़ता है, यानी 12 वर्ष तक वो पढ़ता है, 1 से 5 तक, यानी वो प्राथमिक शिक्षा कर। उसके बाद उच्च प्राथमिक स्तर में जाता है, यानी 6, 7, 8, यानी 12, 13, 14, यानी 12वें वर्ष में वो क्लास 6 में प्रवेश करता है। उसके बाद 7, फिर 8। तो यही कहा गया है ना 21A में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात कही गई, यानी 1 से 8 तक। इसके बाद है अगला प्रश्न संख्या 182, संविधान के अनुच्छेद 21A के भाग 3 के अंतर्गत मूल अधिकार में क्या निहित है? वही प्रश्न यहाँ पूछ दिया। इसका उत्तर है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का मूल अधिकार प्राप्त है। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 183, कलकत्ता मदरसा की स्थापना कब और किसने की? उत्तर, कलकत्ता मदरसा की स्थापना सन 1781 में वो प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग लिखा है, यहाँ पे हेस्टिंगस लिखा रहता है, कई बार हेस्टिंग लिखा रहता है, हेस्टिंग द्वारा की गई। प्रश्न संख्या 184 है, मिशन स्कूलों की 4 विशेषताएं लिखिए। उत्तर, आप लिखेंगे मिशन स्कूलों की 4 विशेषताएं निम्नलिखित हैं, जिसमें पहला हो जाएगा मिशन स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा दी जाती थी। दूसरा है मिशन स्कूलों में ईसाई धर्म की शिक्षा दी जाती थी। और तीसरा, मिशन स्कूलों में विद्यालय का समय निश्चित होता था। और चौथा, मिशन स्कूलों में रविवार को विद्यालय में अवकाश रहता था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 185, SOPT का पूरा नाम लिखिए। इसके पहले आप लोगों को हमने बता रखा है। SOPT का फुल फॉर्म होता है स्पेशल ओरिएंटेशन फॉर प्राइमरी टीचर्स। प्रश्न संख्या 186 है, पी मोस्ट क्या है अथवा पी मोस्ट कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पी मोस्ट सेवारत अध्यापकों का विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा को उन्नतशील बनाना है। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 187, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के अंतर्गत प्रत्येक विद्यालय को दी जाने वाली किन्हीं 4 वस्तुओं के नाम लिखिए। ये भी प्रश्न रिपीट हो रहा है। इसके पहले हम लोगों ने इसको बहुत बड़ा दिया था, इसको डिटेल में दिया था, पढ़ा था। इसका उत्तर हो जाएगा, जिसमें पहला हो जाएगा अध्यापकों का विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम। दूसरा है लघु औजार किट। तीसरा है गणित किट या फिर विज्ञान किट भी लिख सकते हैं। और चौथा ब्लैक बोर्ड, पाठ्य पुस्तकें और श्रव्य दृश्य सामग्री, ये सभी आप लिख सकते हैं। इसके बाद है अगला प्रश्न संख्या 188, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना का उद्देश्य क्या है? उत्तर, खतरनाक और जोखिम वाले धंधों तथा प्रक्रियाओं से बाल श्रमिकों को
बाहर निकालना और उनका पुनर्वास करना। इसके बाद है प्रश्न संख्या 189, लॉर्ड कर्जन की शैक्षिक नीतियों में शिमला शिक्षा सम्मेलन 1901 बताइए। उत्तर, लॉर्ड कर्जन ने सन 1901 में शिमला शिक्षा सम्मेलन का आयोजन शिक्षा सुधार कार्य को व्यवहारिक रूप से प्रदान करने के लिए किया था। प्रश्न संख्या 190 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 में राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था के विषय में क्या कहा गया। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 में 10+2+3 की शिक्षा संरचना के बारे में कहा गया था। प्रश्न संख्या 191 है, शिक्षा बिना बोझ के नामक शीर्षक किसके रिपोर्ट में प्रस्तुत की गई, स्पष्ट कीजिए। तो यशपाल समिति की रिपोर्ट में। इसके बाद है अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 192, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम DPEP किस बैंक की वित्तीय सहायता से संचालित किया गया। उत्तर, विश्व बैंक की सहायता से DPEP कार्यक्रम संचालित किया गया। इसके बाद है प्रश्न संख्या 193, NCFTE 2009 क्या है। तो उत्तर, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन 2009। यह शिक्षा का प्रोग्राम तथा योजना है जो आगामी वर्षों में भारत आ सकती है। प्रश्न संख्या 194 है, NPRC प्रमुख को क्या कहते हैं। उत्तर, संकुल प्रभारी कहते हैं। इसके बाद है प्रश्न संख्या 195, जो कि आज के क्लास का अंतिम प्रश्न है, ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होता है। इसका उत्तर हो जाएगा ग्राम प्रधान होता है। इसी के साथ आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। आज हम लोग सेकेंड सेमेस्टर के पेपर सेकेंड प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास के सभी अति लघुत्तरीय प्रश्नों को एक ही क्लास में कंप्लीट कर लिया। इसके अलावा अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट का राजन सीरीज पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन में सभी सब्जेक्ट का अलग अलग लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप पढ़ सकते हैं। अगर आपको इसी सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर पढ़ना है तो 2023 से 2016 तक के सभी प्रीवियस ईयर का लिंक भी नीचे दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप पढ़ सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।